जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। भैया इसको स्क्रीन को थोड़ी छोटी कर दीजिए ताकि दिख जाए बच्चे क्या कह रहे हैं। अदरवाइज मैं दिख रहा हूँ इसमें। बहुत बढ़िया। तो फिर से स्वागत है, नाम लेने की आवश्यकता है नहीं, वही तुम सारे हो। तो कल की क्लास में हम कहाँ तक पढ़ रहे थे? गोरी किस तरह भारत में आया। मैंने बोला गोरी से पहले दो आक्रमणकारी आए। कासिम आया और आपका कासिम के बाद में कौन आया? 712 के बाद में सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन के बाद में फिर गजनबी। वो दोनों आए कौन से दर्रे से होकर के? खैबर दर्रे से, खैबर पास से। गोरी आया गोमल दर्रे से, जो थोड़ा आसान रास्ता है, लगभग बराबर बराबर में ही दोनों दर्रे हैं। गोरी ने किस तरह से भारत को प्यारे बच्चे, मतलब उसने अपने बोलते ना कि अभियान किस तरह से किए, इसके बारे में हम बात कर चुके थे। बात आती है जो हम पढ़ रहे थे गोरी के दासों के बारे में। देखो ध्यान से, गोरी का अंतिम अभियान खोकर जाति के विरुद्ध था। गोरी की मृत्यु हुई है 1206 में। स्वाभाविक मृत्यु हुई, क्या बोलेंगे? नहीं, इसको किसने? अली मर्दान के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है प्यारे दोस्त? इंपॉर्टेंट बात है कि गोरी डिस्टर्ब चल रहा था 1203 से, अपनी मौत के 3 साल पहले से। क्योंकि जो गजनी क्षेत्र था उसमें कमांडर था गोरी का बड़ा भाई। मैंने कल भी आपको बताया था कि दरअसल में जो राज्य है इसको तो गिफ्ट के तौर पे मिला गोरी को, उसके भाई ने दिया था, गयासुद्दीन। गयासुद्दीन की मौत हो गई 1203 में, तो गोरी तब से डिस्टर्ब। गोरी के अपने कोई बेटा नहीं है, एक बात याद रखेंगे। गोरी के कोई पुत्र नहीं था। क्या बोला मैंने? गोरी या गौरी है, एक ही नाम है, कभी सोच लो अलग अलग है। वो वाली गोरी नहीं है। गोरी के कोई पुत्र नहीं था, कोई बेटा नहीं था इसका। तो इसने एक स्टेटमेंट दिया इसने कि इस राज्य के जो दास हैं वही मेरे पुत्र हैं, इस राज्य के जो दास हैं वही मेरे बेटे हैं, वही मेरे पुत्र हैं। अब दासों की बात आई तो सीधी सी बात है, दासों में किसको शासन मिले? तो एक सिद्धांत दुनिया में चलता आया है प्यारे बच्चे, योग्यतम उत्तर जीविता का सिद्धांत, यानी कि जो सबसे ज्यादा योग्य होगा उसको मिलना चाहिए। आप लोगों को पता है इस्लाम के बहुत जल्दी फैलने का एक कारण यह भी रहा है कि बागडोर उसके हाथ में आई जो सबसे ज्यादा योग्य था। ऐसा नहीं कि पिता की बागडोर पुत्र के ही हाथ में आएगी। जिसको जैसे हड़पा गया, जिसमें जितनी ज्यादा ताकत थी उतने हड़पा। तो गोरी, क्योंकि मैंने बोला था गोरी बहुत सोचता था, उसने जितने भी तुर्क थे उनको खरीदा था, उनको मुक्ति दिलाई और उनसे वादा लिया था कि गोरी के लिए तुम मर मिटोगे। उन्होंने भी कहा था हम गोरी के लिए मर मिटेंगे। तो उन्हीं दासों में से जो प्रमुख व्यक्ति उभर करके आए वो गोरी के दास हैं। नंबर 1 यलदौज, नंबर 2 कुबाचा, नंबर 3 ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, और चौथा बख्तियार खिलजी। बोले एक बार, कौन? यलदौज, कुबाचा, ऐबक और बख्तियार खिलजी। तो अपने क्षेत्र को उसने बांटा गोरी ने। गोरी ने अंतिम समय में कहा कि गजनी वाला जो क्षेत्र है वो यलदौज को मिलेगा, क्योंकि अब उसके भाई की मौत भी हो चुकी थी। ठीक है, ये वाली लाइन अभी छोड़ दें, ऐबक का ससुर, ये बताऊंगा मैं आपको। कुबाचा को मिला सिंध वाला क्षेत्र, यानी कि हम कह सकते हैं इस तरह से, हम इसको अगर बांटें तो जो आपका गजनी वाला क्षेत्र था वो किसको मिलता है? यलदौज को। जो सिंध वाला क्षेत्र था ये किसको मिला? कुबाचा को। अंदर की तरफ हम देखें, लाहौर और दिल्ली वाला क्षेत्र जो मिला ये किसको मिला? ये ऐबक को मिला। और उसके बाद में आगे बंगाल और बिहार वाला जो क्षेत्र था वो किसको मिला? वो बख्तियार खिलजी को मिला। यलदौज, उससे आगे वाला क्षेत्र भारत की तरफ कुबाचा, सेंट्रल लाहौर के आसपास वाला क्षेत्र किसको? ऐबक को। और उससे अगला क्षेत्र किसको दिया गया? वो आपका बख्तियार खिलजी। तो इस तरह से 4 लोगों में इसको बांटा गया। अब समझना, तो दिल्ली की बात कर रहे हैं हम, भारत के संदर्भ में पढ़ते हैं दिल्ली को। तो दिल्ली किसके अधीन आई है एक बार देखें ध्यान से। दिल्ली किसको मिली है? ऐबक को विरासत में मिली है, क्योंकि वो दास था मोहम्मद गोरी का। वो दिक्कत। अब समझो, ऐबक ने चालाकी करी। जो यलदौज था
ये ऐबक का ससुर है। यानी ससुर कैसे बनेगा? जब इसकी बेटी की शादी हुई होगी किससे? ऐबक से। तो यल्दौज ने तो चालाकी करी कि मैं दिल्ली वाले क्षेत्र को अपने कंट्रोल में लूंगा, अपनी बेटी की शादी कर देता हूं ऐबक से। तो इसने अपनी बेटी की शादी करी ऐबक से, इसीलिए इसको बोल रहे हैं ऐबक का ससुर। क्योंकि ये क्षेत्र इसके पास था गजनी, सोच रहा था दिल्ली पे भी मेरी शक्ति बढ़ जाएगी जब मेरे दामाद वहां पर है। नजर सबकी दिल्ली पर है। कुबाचा, ये भी एक कंपटीटर था ऐबक का। यहां ऐबक ने चालाकी की और ऐबक ने अपनी बहन की शादी कुबाचा से कर दी, क्योंकि ये दिल्ली के सबसे नजदीक है सिंध, तो उसको खतरा है कि अच्छे से अच्छा रिश्तेदार बन जाते हैं। बख्तियार खिलजी बंगाल और बिहार, और सबसे क्रूर इसी को माना जाता है। कहते हैं कि भारत की प्रगति में अगर मैं बोलूं इन चारों में सबसे बड़ा बाधक कौन हुआ, वो बख्तियार खिलजी हुआ। कौन हुआ? वो बख्तियार खिलजी हुआ। और बख्तियार खिलजी ने नष्ट किए भारत की 3 यूनिवर्सिटी, महान यूनिवर्सिटी, नालंदा, विक्रमशिला और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। पूरी दुनिया में प्यारे बच्चे बौद्ध धर्म के लिए जाना जाता था, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के लिए, सनातन की शिक्षाओं के लिए जाना जाता था। और बेसिकली इसको महायान धर्म जो शाखा है बौद्ध की, उसकी शिक्षा के लिए जाना जाता था। इसको पूरा नष्ट कर दिया गया और इसकी जो लाइब्रेरी थी, जिसको धर्म गूंज के नाम से हम जानते हैं, इसमें एक लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी का नाम था धर्म गूंज। और धर्म गूंज में प्यारे बच्चे 9 मिलियन किताबें लिखी हुई थी। 9 मिलियन बुक्स। 9 मिलियन बुक्स समझ रहे हैं? 90 लाख किताबें, जो भारतीय इतिहास की, भारतीय ज्ञान की पुस्तकें थीं, जिनको जला दिया गया किसके द्वारा? बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट कर दिया। और लगभग कहते हैं कि 3 महीने तक नालंदा जलता रहा। ये हमारे लिए एक आंसू की तरह है कि जो ज्ञान हमने दुनिया को दिया और लोगों ने हमारे ऊपर आक्रमण करके हमारे ज्ञान को नष्ट किया। सिर्फ एक छोटी सी घटना के लिए बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट कर दिया था। कहते हैं कि उस समय बख्तियार खिलजी बीमार हुआ। बख्तियार खिलजी बीमार हुआ तो बख्तियार खिलजी ठीक नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो आपका जो उलेमा लोग थे उनमें बहुत विश्वास रखता था। तो कहते हैं कि उसका कथन था कि मैं उसके अलावा, हकीमों के अलावा कोई दवाई नहीं खाऊंगा। जब ठीक नहीं हुआ तो लोगों ने परामर्श दिया, मरता क्या ना करता। बोले कि भाई खा लो। बोले कौन ठीक करेगा? उसने बोला कि जो राहुल श्रीभद्र हैं नालंदा विश्वविद्यालय में, वो आपको ठीक कर सकते हैं, बहुत प्रचलित हैं। दवाई लाएगी। बोले दवाई नहीं खाऊंगा। तो बगैर दवाई के कैसे ठीक हो सकते हैं? बोले डायरेक्ट दवाई नहीं खाऊंगा, कोई और ट्रीटमेंट। तो उन्होंने कुरान भेंट कर दी। बोले इतने पृष्ठ से इतने पृष्ठ तक कुरान पढ़ो। कुरान के पेजों पर लेप लगा दिया गया। तो वो जैसे ही उसको कुरान को पलटे, और किसी भी तरह से उन्हें पता था कि व्यक्ति किताबों में जो बहुत ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति थे नहीं, तो पलटेगा तो ऐसे इस्तेमाल करेगा लार आदि का। दवाई अंदर पहुंच गई, ठीक हो गया। उसने बोला ये कैसे हुआ? बोला जी नालंदा इसी चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, वहां दुनिया का गूढ़ ज्ञान छुपा हुआ है। उसने आदेश दिए कि इस नालंदा को ही खत्म कर दिया जाए। विक्रमशिला और उदंतपुरी, ये तीनों यूनिवर्सिटी किसने नष्ट की है? नालंदा कुमारगुप्त ने बनाया था प्यारे बच्चे, ये धर्मपाल ने बनाया था, ये गोपाल ने बनाया था। उदंतपुरी आप इतिहास में पढ़ेंगे आगे आगे, ठीक है। बख्तियार खिलजी पूर्व में मोहम्मद गोरी का सेनापति था, लेकिन बाद में एक किसका सेनापति हो गया था? ऐबक का। और ये विध्वंस इसने मचाया था 1199। 1199 में नालंदा को इसने नष्ट किया था। यानी उस समय पर ये किसका सेनापति हुआ करता था? उस समय ये गोरी का सेनापति हुआ करता था, क्योंकि 1206 तक कौन है? गोरी है। कोई दिक्कत? आगे चलेंगे। नालंदा है, ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय, और ये ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। आगे चलेंगे नेक्स्ट। अब बात आती है, आप एक इमेज बनाएं। अभी तक मैंने जो भी आपको पढ़ाया उसके हिसाब से आप एक इमेज बनाएं। मैंने बोला भारत पर जो आक्रमण हुए सबसे पहले कौन आया? आपका कासिम आया। कासिम कौन था? एक अरब व्यक्ति था। अरब व्यक्ति था। 712 में वो सफल हुआ, ठीक है।
कासिम, लूट उसका उद्देश्य था और धर्म प्रचार। इसके बाद में सुबुक्तगीन कब आया प्यारे बच्चे बोलेंगे? सुबुक्तगीन कब आया? आप कहेंगे 986 में राजा जयपाल के विरुद्ध उसने युद्ध किया। सुबुक्तगीन के बाद में कौन आया? गजनवी। गजनवी 1001 में सफल होता है। गजनवी बोले या गजनी बोले। कब? 1001 में। और 1027 तक उसने कितने? 17 बार आक्रमण किए। ठीक है। इसके बाद में कौन आया? गोरी आया। गोरी आया 1175 मुल्तान पर आक्रमण करता है और 1206 तक रहा, जिसमें मैंने बताया आपका पाटन इंपोर्टेंट है, जहां पर इसको बहुत बुरी नायिका देवी जी के द्वारा हार मिली थी 1178। और तराइन बोलेंगे एक बार, तराइन फर्स्ट कब हुआ था? जिसमें इसकी फिर से हार हुई थी 1191। तराइन सेकंड भी इंपोर्टेंट है प्यारे बच्चे। तराइन सेकंड में जब गोरी आगे बढ़ रहा था तो वापस अपनी हार का बदला लेने आया। 1192 यहाँ गोरी जीत गया था और फिर गोरी आगे बढ़ा यूपी की तरफ, तो कन्नौज के जो आपका गहडवाल वंश था, चंदवार का युद्ध लड़ता है 1194 में। कहने का मतलब है गोरी ने एक इतनी मजबूत नींव बना दी कि भारत में अंदर तक प्रवेश कर गया और इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना के लिए काम कर रहा है। अपने क्षेत्रफल को कितने में बांट दिया? 4 में। पहला यलदौज, फिर कुबाचा, फिर आपका ऐबक और बख्तियार खिलजी में। यहां तक की बात है प्यारे दोस्त, बिल्कुल फिंगर टिप्स होनी चाहिए। और ये प्रॉमिस करना, आपको अगर चीजें याद करनी है तो जितनी लिखी हुई है सिर्फ उतनी चीजें आप याद करें, लेकिन फिंगर टिप्स हो। तो कहने की बात है ऐबक को मिली दिल्ली, और ऐबक ने क्या किया? दिल्ली को हेडक्वार्टर बना लिया अपना। ऐसे नहीं बनाया हेडक्वार्टर, राजधानी नहीं बनाया ऐबक ने, सिर्फ उसको दिल्ली वाला क्षेत्र मिला है, लाहौर वाला। ज्यादा फोकस आज भी उसका लाहौर की तरफ ही है। लेकिन दिल्ली सल्तनत हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन 5 राजवंशों का जो सेंटर रहा वो दिल्ली रहा, इसीलिए इसको दिल्ली सल्तनत बोलते हैं। दिल्ली सल्तनत के बाद में फिर मुगल आएंगे, मुगलों का सेंटर होगा आगरा की तरफ, तो वो उनकी एक आगरा की सल्तनत है। अच्छा, दिल्ली सल्तनत में कितने वंश हुए? 5 वंश। सबके बारे में हमको पढ़ना है। पहला वंश हुआ गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। जी के कैसे बोलते हैं? जी के तो सरल, ऐसी ट्रिक्स पर ध्यान मत दिया करो ऐसे। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। ट्रिक्स चलती थी अब से 10 साल पहले एग्जाम। आज ट्रिक से कोई क्वेश्चन नहीं बनता। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे, ध्यान से देखना। ये 1206 से लेकर के 1526 कितने साल का शासन है? दिल्ली सल्तनत का कुल शासन है 320 वर्षों का। 1526 में क्यों नहीं? क्योंकि 1526 में इब्राहिम लोदी जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक होगा, उसको बाहर से बाबर आएगा और पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा देगा। तो दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर के 1556 तक। 1206 में कौन एक्सपायर हुआ है? गोरी एक्सपायर हो चुका है। सबसे पहला वंश है इसमें गुलाम वंश, 1206 से 90 तक रहा। 1290 से 1320 तक फिर खिलजी वंश रहा। 1320 से 1414 तक फिर तुगलक वंश रहा। 1414 से 1451 तक फिर सैयद वंश रहा। और फिर तुगलक वंश रहा आपका 1451 से 1500। ये तो एक क्रम हो गया। इनके वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। आंखें बंद करें, बोले एक बार, 1206 से 90, 1290 से 1320, 1320 से 1414, 1414 से 1451 और 1451 से 1500। ठीक है। गुलाम वंश कितने वर्षों तक कुल शासन में रहा बोलेंगे एक बार? इन सब के बारे में पढ़ना है हमको, तो बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। गुलाम वंश कितने वर्षों तक रहा है? 84 ईयर्स, 84 वर्षों तक ये रहा। तो दिक्कत जी। खिलजी वंश कितने वर्षों तक रहा? 30 वर्षों तक रहा। अगर हम बात करें तुगलक वंश कितने वर्षों तक रहा? 94 वर्षों तक। सैयद वंश कितने वर्षों तक रहा प्यारे बच्चे? क्या बोलोगे? 20, 31 और 6 37 वर्षों तक। और ये आपका 76, एक 75 वर्षों तक। कोई दिक्कत?
यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे कम वर्षों तक कौन सा वंश दिल्ली पर रहा? सबसे कम वर्षों तक तो खिलजी वंश 30 वर्षों तक। सबसे लंबा कार्यकाल कौन से वंश का रहा दिल्ली पर, दिल्ली सल्तनत में? तुगलक वंश। कोई दिक्कत? हाँ, गुल खिले तो सांस लो, ऐसे भी याद कर लो। इसको याद करने के लिए भाई कुछ नहीं, गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोधी, ठीक से क्यों याद करना। आगे चलें, इतनी बात समझ गए। एक को बस चिंता है, गुरुजी बस रजिया सुल्तान के बारे में सुनना चाहता हूँ कुछ। चले भाई, आएगी रजिया सुल्तान भी, रजिया गुंडों में भी फंसेगी। आगे चलते हैं। अब शुरुआत करते हैं हम गुलाम वंश की। गुलाम वंश, गुलाम किसको कहते हैं ये तो आप जानते होंगे सारे बच्चे। गुलाम, ये लोग, मैंने आपसे बोला कि भारत पर आक्रमण किया, लूटा। अब लूट में इन्होंने सिर्फ धन नहीं लूटा, लूट में ये यहां से नागरिकों को भी लेके गए, लोगों को भी लेके गए। और लोगों को जब लेके गए तो उनको फिर बेचा बाजारों में। बेचा, खरीदा क्यों गया? लोग उनसे काम कराते थे अपने, क्योंकि पहले ये रोबोट वगैरह नहीं थे, पहले मशीनें नहीं थी, हर काम आदमी करता था। एक पंखा करने के लिए हो गया बड़े आदमी के पास, लोग खरीद के जाते थे, अमीर लोग। उनको अपने काम कराने के लिए, खेतों में काम कराने के लिए लोग चाहिए होते थे। ट्रैक्टर नहीं था पहले। जो बहुत बड़ी संपत्ति के मालिक होते थे वो बहुत सारे दासों को रखते थे। दास को ही हम स्लेव या गुलाम कहते हैं, यानी जिसको खरीदा गया हो एक राशि दे करके, और उसके बाद उसको कुछ ना दिया जाए, फिर वो एक मुश्त उसके वहां काम करता रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो गुलाम वंश की जब हम बात करते हैं, इसमें 3 लोग हैं। एक तो ऐबक, इस वंश में 3 लोग आएंगे, एक ऐबक, एक इल्तुतमिश। और बड़ा विवाद है इस चीज के ऊपर, ये तो राजा थे, इनको गुलाम कैसे कह सकते हैं? इल्तुतमिश और बलबन, ये सिर्फ 3 ही लोग गुलाम रहे हैं इसमें, बाकी कोई भी गुलाम इसमें नहीं रहा। कुल शासक रहे हैं गुलाम वंश में कितने? 11। 11 में से गुलाम कितने रहे हैं? सिर्फ 3 शासक रहे हैं, ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। अब बात करें तो ये तीनों ही सबसे बड़े राजा रहे गुलाम वंश के, और वो तीनों ही गुलाम है। तो इस वंश का नाम क्या रख दिया गया? इस वंश का नाम रख दिया गया आपका, बोलेंगे एक बार, इस वंश का नाम रख दिया गया गुलाम वंश। भैयाजी विक्रमशिला पश्चिम बंगाल में, नंदलाल साहनी के बच्चा। आज के बात करें, आज के बिहार में और उस समय के बंगाल में, हम कह सकते एक ही बात है। कोई परेशानी? गुलाम वंश के अन्य नाम क्या क्या है? दास वंश, स्लेव डायनेस्टी, ममलूक वंश। एक इतिहासकार हुए हैं हबीबल्ला, प्रोफेसर हबीबल्ला, उन्होंने कहा है इलबरी वंश इसको कहा गया है। भैया दास तो समझ में आता है कि ये लोग दास थे, स्लेव थे। इलबरी क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चे ऐबक जो है ना, ऐबक, ऐबक इलबरी जाति का था। कौन सी जाति का था? जो इसका फाउंडर है वो इलबरी कास्ट से संबंध रखता था, इसीलिए इसको इलबरी वंश भी कहा गया। भाई जिस कास्ट से था वही फाउंडर है, देखना ध्यान। गुलाम वंश क्या बोलोगे? कुतुबुद्दीन ऐबक, 11 राजाओं को पढ़ेंगे हम अब। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक गद्दी पर रहा। एक एक वर्ष में ये चाहूंगा आपके फिंगर टिप्स होना चाहिए। 1206 से दिल्ली सल्तनत शुरू हुई, कितने वर्षों तक रहा कुतुबुद्दीन ऐबक? एक बार बोले, 4 वर्षों तक। गुलाम वंश का फाउंडर है, क्योंकि इसको गोरी से मिला था ये चित्र, लाहौर और दिल्ली। जन्म याद करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। राजधानी क्या बनाई है इसने? लाहौर। तो इसको क्षेत्र मिला लाहौर और दिल्ली वाला, इसने क्या चुना है? लाहौर को चुना कि दिल्ली को चुना? तो आप कहेंगे भैया इसने लाहौर को राजधानी बनाया, ठीक है, लाहौर को राजधानी बनाया। नेक्स्ट। अच्छा ये बताओ, ये देखने में तुम्हें कैसा लग रहा है, सुंदर है या नहीं है? अब ऐबक जो ये नाम है, ऐबक का कई बार मतलब होता है, ऐबक जो शब्द है इसका अर्थ है, ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी। चंद्रमा का स्वामी, तुर्की भाषा में बोलते हैं, तुर्की भाषा का शब्द है, क्योंकि ये भी एक तुर्क ही है, कुतुबुद्दीन ऐबक भी।
मतलब जो बहुत सुंदर हो और बहुत आकर्षक हो, उसको हम बोलते हैं क्या? ऐबक। और इल्बरी जाति में ये कहा जाता था कि इसके जितने भी लड़के और लड़कियां वो बहुत सुंदर और आकर्षक होते थे। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ऐसा नहीं था। ऐबक, ये समझ लेना, कुरूप व्यक्ति था, एक कुरूप। कुरूप समझते हो? अगली, बदसूरत। ये ऐसे समझो, पता नहीं कैसे हो गया। लेकिन ये सुंदर नहीं है। इसकी जाति के लोग सुंदरता के लिए जाने जाते थे। ऐबक सुंदर नहीं है। ऐबक सुंदर नहीं है। इसने अपनी सैन्य राजधानी बनाया दिल्ली के पास में, सिर्फ मतलब मिलिट्री को रखा। ये किसका गुलाम था? गोरी का गुलाम था। मैंने बोला अभी हम इन सब के बारे में जानेंगे, ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन के बारे में। तो इसको किसने खरीदा था? गोरी ने। भैया गोरी क्यों खरीद के लाया था? तो मैंने बोला ना, गोरी एक राजा है, और राजा है तो उसको जरूरत है दासों की, अपने घोड़ों की घिसाई करने के लिए, घोड़ों को खाना खिलाने के लिए, तलवारों को धार देने के लिए, ठीक है, लगान वसूलने के लिए, राजा के अपने काम करने के लिए, कुछ इमारत बन रही है उसको बनाने के लिए। तो इसको खरीद के लेकर आया। और गुलामों के बाजार लगते थे, जैसे आज मसाले बिकते हैं ना, कपड़े बिकते हैं बाजार में, से गुलाम बिकते थे, जंजीरों से बंधे हुए। लोग उनकी बोलियां लगाते थे, देखते थे अच्छा ये शारीरिक रूप से मजबूत है, ओहो उनको जरूरत है ऐसे गुलाम की, ये ले लिया। छोटी जगह के लिए, जहां छोटे दरवाजे, तहखाने वगैरह होते थे छोटे छोटे, उसके लिए छोटे से आदमी को खरीद लेते थे, ये यहां काम करे। इसे मिर्जा अजीज कोका से खरीदा गया था। इसकी बदसूरती की वजह से ही इसके पिता ने इसको बेच दिया था। ठीक है, किसने खरीदा था? गोरी ने। इंपॉर्टेंट बात है कि ये किसका गुलाम था? गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी ने ऐबक को 2 उपाधि, मलिक और सिपहसालार, प्रदान की। आप लोगों को कल की क्लास में ध्यान होगा, मैंने आपसे कहा था कि गोरी के अंतिम समय के जो अभियान थे वो सफल हुए सिर्फ और सिर्फ ऐबक की वजह से। तो कौन सी 2 उपाधि? मलिक और सिपहसालार। मलिक का मतलब था कि एक दस्ते का प्रमुख, एक छोटी सेना का प्रमुख, और सिपहसालार का मतलब कि सिपाहियों को आदेश देने वाला, इसको कहा गया। ऐबक गोरी का दामाद भी बना। आप देख पा रहे होंगे कि गोरी अपने दामादों को बिल्कुल अपने पुत्र की तरह रख रहा है, और अपनी बेटी की शादी भी कर दी। जब उसने देखा ना ऐबक का फ्यूचर है, भाई भविष्य देखते हैं लोग आज, और देखते हैं कि ये ऊपर जाएगा, तो उसने देख ली ऐबक में वो गुण कि ऐबक ऊपर जाएगा। ठीक है, गोरी ने इसे शुरुआत में अमीर ए आखूर पद दिया। जब ये पहले तो दास था, वहां उसने बहुत सेवा की, उसकी बहुत काम किए, बहुत मेहनत किए, तो ये एक पद मिलता था, और ये दिल्ली सल्तनत का बड़ा प्रमुख पद है, अमीर ए आखूर। इसको बोलते थे घोड़े का अस्तबल। अस्तबल समझते हो ना, जहां पर घोड़े रखे जाते हैं, तो घोड़े के अस्तबल का प्रमुख इसको बनाया गया। बोले कि भाई एक अस्तबल तुम ले लो और यहां अपनी योग्यता दिखाओ, और ये अच्छा पद माना जाता था। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे आएंगे। लाहौर में मृत्यु हो गई इसकी, ऐबक की, चौगान खेलते समय। क्या? पोलो खेल रहा था। पोलो जानते हो ना? पोलो खेल रहा था। ठीक है, चलो भाई, कोई दिक्कत? एक बच्चा है, बलजीत उमर, पता नहीं क्या नाम है, कह रहा सर आपने कहा कि गोरी ने शादी नहीं की थी। मैंने ऐसा बोला कहीं भाई? मैंने बोला गोरी के पुत्र नहीं था, इतनी बात तो मैंने बोली थी दोस्त, इसीलिए मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ता हूं। चलो भाई, इनको मत दिखाया करो, ये इनका काम होता है, ये कहीं भी रोक देते हैं कमेंट। मत रोका करो, चलने दो, मैं खुद ही पढ़ लूंगा। कहीं मैंने बोला ही नहीं है, मैंने बोला गोरी के पुत्र नहीं था, इसीलिए उसने बोला कि मेरा जो राज्य है वो दासों के लिए जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। ऐबक के, ऐबक के पुत्र नहीं समझते हो आप? सन नहीं था उसके, सन। मैंने ये नहीं बोला कि उसके संतान नहीं थी। पोलो खेलते समय, अब मैं तुमको पोलो बताऊं, पोलो खेलते हैं घोड़े पे बैठ के, ऐसे हॉकी लेकर के ऐसे बॉल को मारते रहते हैं। बहुत सारे ये पूछने लग जाएंगे पोलो क्या होता है, मूर्ख बच्चे हैं। ऐबक के बाकी नाम है पीलबक्स। पीलबक्स इसको इसलिए कहते थे, इसने लोगों के बीच में आकर के हाथियों का दान किया, लाखों का दान किया, लाख बक्स कहा गया इसको। हातिम द्वितीय कहा गया इसको,
हातिम नामक एक शासक था, उसके जैसा ही उदार शासक यहाँ भारत में हुआ। कुरान खा इसको बोला गया, क्योंकि कुरान बोलते हैं कि इसको मुंह जबानी याद थी सारी। ठीक है। ऐबक ने कभी भी अपने नाम का सिक्का नहीं चलाया। आपने देखा होगा जो शासक हैं उन्होंने अपने नाम के सिक्के चलाए, लेकिन ऐबक ने ऐसा कोई काम नहीं किया। ना ही अपने नाम का खुतबा प्रशंसा पत्र पढ़वाया। खुतबा का मतलब होता था कोई भी राजा अपनी तारीफें लिखता था, मैं ऐबक इतना महान हूं, मेरे द्वारा इतने महान कार्य किए गए हैं, मेरे द्वारा यह कार्य किया गया। तो बहुत सारे राजा अपना खुतबा पढ़वाते थे, यानी कि क्या पढ़ाते थे, अपना एप्रिसिएशन लेटर जारी करते थे कि मेरे बारे में पढ़ो, मैं कितना महान हूं। ठीक है। क्या बोलोगे? ऐबक ने कभी भी अपने नाम का कोई सिक्का नहीं चलाया और ना ही कोई प्रशंसा पत्र उसने अपने नाम का पढ़वाया। याद रख लेना, इवन सुल्तान तक की उपाधि इसने धारण नहीं की। सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ठीक है भैया। अब तुम क्या समझ पा रहे होगे इसके बारे में? सुल्तान की उपाधि इसने धारण नहीं की। नेक्स्ट, ऐबक बख्तियार खाकी का शिष्य था। इसका बख्तियार काकी। बख्तियार काकी कौन है? और इसी बख्तियार काकी के नाम पर बना था आपका कुतुब मीनार। ये सूफीवाद से रिलेटेड था, तो ऐबक इसका बहुत बड़ा फॉलोवर था। ऐबक इसकी सारी शिक्षाओं को मानता था और इसने जो भी शिक्षाएं ऐबक को दी, ऐबक ने हमेशा मानी। इसीलिए आप देख रहे होगे ऐबक ने अपने लिए कुछ नहीं किया है और वो अपने उस गुरु के प्रति समर्पित रहा। एक गुरु बख्तियार काकी और एक वो व्यक्ति जिसने उसको जीवन दिया था, जो उसको खरीद के लेके आया था, गोरी। जो गोरी ने उसको दिया, जैसे सिपह सलार मलिक गोरी ने बोल दिया, तो उसके अलावा उसने कुछ एक्सेप्ट ही नहीं किया कभी। बोलो मेरे मालिक ने मेरे लिए ये दिया है, ये काफी है। क्या बोलोगे? बख्तियार काकी के गुरु थे मोइनुद्दीन चिश्ती। और मोइनुद्दीन चिश्ती कब भारत आए, फटाफट से बोलें एक बार। जब तराइन द्वितीय हुआ था। तो मोइनुद्दीन चिश्ती कब आए? जो अजमेर में रहते थे, कब आए थे? तराइन सेकंड के टाइम पे। उन्हीं के शिष्य हैं बख्तियार काकी। तो दिक्कत इस बात में। अब आते हैं ऐबक के निर्माण कार्य। ऐबक ने क्या क्या बनवाया, देखना ध्यान से। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई है किसने? दिल्ली में। और ये नॉर्थ इंडिया की पहली मस्जिद है, नॉर्थ इंडिया की। तो आप कहेंगे भैया क्या ये इंडिया की पहली मस्जिद नहीं है? नहीं, इंडिया की पहली मस्जिद माना जाता है चेरमन जुमा मस्जिद को। कभी भी आपसे पूछा जाए प्यारे दोस्त, भारत की पहली मस्जिद कौन सी है, क्योंकि मैंने बताया ना मुस्लिमों के साथ व्यापार, अरब के साथ व्यापार पहले से था, तो बहुत सारे मुस्लिम लोग भारत में पहले से ही आ चुके थे, ऐसा नहीं था आक्रमण के बाद ही आए। वो है चेरामन जुमा, चेरामन जुमा मस्जिद। और ये कहाँ की मस्जिद है? ये केरल की है और लगभग 6ठी शताब्दी में बनी थी, मतलब सन 600 से 700 के बीच में, लगभग 670 के आसपास ये बनी, एक वर्ष माना जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर बना है? राजस्थान के अजमेर में। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसको बोलते 2.5 दिन का। 2.5 मतलब 2.5 समझते हो, 2.5। 2.5 का मतलब था कि ये दरअसल में एक संस्कृत महाविद्यालय था जो राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध था। विग्रहराज ने इसको बनवाया था। तो उसने देखा इसकी सुंदरता को, संस्कृत विश्वविद्यालय को, जिस पर बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी हुई थी, संस्कृत नाटक हरिकेल ने लिखा था। उसने बोला इसको तोड़ दो, ऐबक ने। अब तोड़ इसको दिया और साथ में ही वहां पर हिंदू लोगों को इकट्ठा किया गया और उनको ये टास्क दिया गया 60 घंटे का। बोला खाने को तब दूंगा, पानी पीने को तब दूंगा जब ये स्ट्रक्चर बना दोगे। और स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, ऐसा स्ट्रक्चर बना। ये लोगों ने मिलकर के वहां 60 घंटे में बनाया है। 60 घंटे मतलब 24, 24, 48 और 12, ढाई दिन में बना है। क्या बनोगे? 2.5 दिन में। 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर स्थित है और 2.5 दिन का झोपड़ा है क्या? ये एक मस्जिद है। बहुत बार एसएससी ने पूछा है 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? भवन, स्कूल, विद्यालय, ऐसे पूछ करके। और एक विकल्प क्या दिया? मस्जिद। ठीक है। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया इसी ने। और कब निर्माण शुरू कराया? 1199 में। किसने? ऐबक ने। और कुतुब मीनार के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं।
एक कुतुब मीनार की हाइट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये क्या होगी, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। ये हो गया 2.5 दिन का झोपड़ा। और ये हो गई आपकी क्या, आपका कुतुब मीनार। शायद मैंने अभी इस पर टिक कर दिया था 2.5 दिन बताते टाइम। 2.5 दिन का झोपड़ा ये है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के बारे में याद रख लेना, इसकी नींव, नींव ग्राउंड बोले तो पहली मंजिल बनवाई है इसकी ऐबक ने। ऐबक ने इसकी दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल और चौथी मंजिल बनवाई है किसने, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने बनवाई है। और बहुत बार पूछा गया है, जो 5वीं मंजिल थी, 5वीं मंजिल किसने बनवाई है, वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई है। फिरोज शाह तुगलक ने। मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे कि इसका एक बार दिल्ली में भूकंप भी आया था सन 1505 में, तब सिकंदर लोदी ने इसमें काम कराया था, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई परेशानी? बहुत बढ़िया, टू मच थैंक यू कनिष्का। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब आपका शामिल हुआ है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में। मैंने आपको यूनेस्को की लिस्ट स्टैटिक जीके में कराई कि 40 मेजर साइट हैं, और उन 40 स्थलों में से एक कुतुब मीनार कब शामिल हुआ, 1993। हाइट बहुत पूछी जाती है। आगे ऐबक को ही गुंबद कला और मेहराब कला का जनक कहते हैं, इसको, ऐबक को। अब आप कहेंगे गुंबद कला क्या होती है भैया, तो गुंबद कला समझे। देखो, ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ये कैसा स्ट्रक्चर है, यहां से गोल, यहां से कैसा स्ट्रक्चर है, गोल। कैसा स्ट्रक्चर है, गोल। यहां भी कैसा है, गोल। यहां ये स्ट्रक्चर थोड़ा बदल गया है, और ये स्ट्रक्चर और भी बदल गया है। तो जो बिल्कुल गोल होता है उसको बोलते हैं गुंबद। जो ऊपर से क्या होता है, गोलनुमा, ऐसे स्फेरिकल, सर्कल जैसा। ये वाले देखना सरा, जो ऊपर से ये तिकोने होते हैं ऐसे, इनको बोलते हैं मेहराब। तो इस तरह की चीजें भारत में किसने सबसे पहले बनवाई हैं, वो सबसे पहले बनवाई हैं प्यारे दोस्त, किसने, ऐबक ने, ठीक है। ये बात याद रख लेनी है आपको, किसने बनवाई है ये, ऐबक ने बनवाई है। ऐबक का दरबारी कवि कौन था, हसन निजामी। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। और एक और नाम याद रख लेना, फके मुदीर, क्योंकि कहा जाता है कि ये भी कला का पारखी था। हसन निजामी और फके मुदीर, इन दो लोगों को ऐबक ने अपने दरबार में रखा। और बहुत इंपॉर्टेंट है, ताजुल माशिर के लेखक कौन है। अभी एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स हुआ और सीएचएसएल दोनों में क्वेश्चन पूछा गया है। दो लेखक पूछे गए हैं ताजुल माशिर के। सीआरपीएफ आपका पेपर हुआ, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का भी क्वेश्चन पूछा गया। मिनहाज उस राज की पुस्तक का नाम क्या है, तबकात नासिरी। बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही बोलते थे क्या भैया, पूरा नाम है बच्चा उसका, ज्योति सिंह, पूरा नाम ऐबक का, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक का मकबरा कहाँ है, लाहौर में है, और इसको बनवाया था इल्तुतमिश ने, क्योंकि इल्तुतमिश ऐबक का क्या है, गुलाम है। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया मोहन कुमार जी, लव यू टू। आगे चलें, ऐबक के बारे में सारी चीजें समझ में आई, एक बार बोलो। ऐबक को फिर से देख लेते हैं एक बार। ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक है, 1206 से 1210 तक रहा। गुलाम वंश को ही हम ममलूक वंश या दास वंश कहते हैं। ऐबक का अर्थ मैंने आपको बता दिया, क्या, चंद्रमा का स्वामी। राजधानी इसकी लाहौर थी। मिर्जा अजीज कोका से इसको गोरी ने खरीदा। दो उपाधियां इसको दी, मलिक और सिपह सलार। लेकिन इसने अपने लिए कुछ नहीं किया, ना ये सुल्तान की उपाधि धारण करता है कि ये कहता है कि मैं सुल्तान हूँ, ना अपने लिए कोई प्रशंसा पत्र पढ़वाता है ना कोई इसने अपने नाम का खुतबा जारी कराया। ये बात समझ गए। और इसको पद कौन सा मिला था, अमीर आखूर। लाहौर में इसकी मृत्यु हो गई चौगान खेलते समय। आपसे पूछा जाए पील बख्श के नाम से किसको जाना जाता है, ऐबक को जाना जाता है, ठीक है। लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला। इसने जब ये आया तो इसने जनता को पैसे दिए ताकि लोग ये बोले कि ये बहुत भला आदमी है। हातिम द्वितीय, कुरान खा, ठीक है। ये सब उपाधि किसकी हैं, इसी की हैं। बख्तियार काकी का सिद्धेश्वर, बख्तियार काकी किसके शिष्य थे, मोइनुद्दीन चिश्ती के। ऐबक ने बनवाया कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, कहाँ पर है, दिल्ली में। 2.5 दिन का झोपड़ा। कुतुब मीनार कहाँ है, ये आपको पता होना चाहिए, दिल्ली में है। तीनों इमारतें नीचे लगी हुई हैं, कोई दिक्कत? अच्छा जी।
ऐबक को गुंबद कला, मेहराब कला का जनक कहते हैं। दरबारी कवि हसन निजामी था। कोई दिक्कत? अब ऐबक की मौत हो गई, तो ऐबक के बाद गद्दी पर आया आराम शाह। आराम शाह जो अयोग्य है, अयोग्य का मतलब गद्दी पर बैठने के काबिल ही ये नहीं है। और है कौन ये? ऐबक का बेटा है। कौन है ये? ऐबक का बेटा था। तो गद्दी मिली इसको, लेकिन पता है कितने दिन तक गद्दी पर रह पाया? सन ऑफ ऐबक ये 8 महीने तक गद्दी पर रह पाया सिर्फ। अब क्योंकि इसके अंदर योग्यता नहीं है, तो दिल्ली में क्या हुआ कि दिल्ली में बहुत सारे लोग ये संघर्ष करने लगे कि भाई एक काम करते हैं, आराम शाह को गद्दी से हटाते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा सफल होता है इल्तुतमिश, जो गुलाम है ऐबक का। उसने बोला हट भाई, तू एक साइड हो जा, अब गद्दी पे हम आएंगे। तो दिल्ली के पास ही जूड का एक युद्ध हुआ 1210 में, और इल्तुतमिश ने इसको क्या कर दिया? डिफीट कर दिया, हरा दिया। तो गद्दी पर कौन आ गया? इल्तुतमिश। कौन आ गया गद्दी पर? इल्तुतमिश। फाइनली 8 महीने के बाद यानी सन आ गया 1211। तो दिक्कत? ऐबक की मौत कैसे हो गई थी भैया बताओ? अंकित रॉय कह रहे, भैया घोड़े से गिर के मर गया था। खाना वाना खाते हो तुम? नहीं खाते हो? बताओ ये। चलो अच्छे बच्चे ध्यान दे। फुटकर बच्चों को मैं बहुत पिटाई करता हूँ बेटा। जो सीरियस होकर बहुत ध्यान से नहीं पढ़ता है, कमेंट लिखता रहता है, अपने सिलेक्शन ना होने के जिम्मेदार सिर्फ और आप रहेंगे। देखेंगे ध्यान से। सर ये जो इतिहास आप पढ़ाते हैं, आप कौन सी किताब से पढ़ते हैं? मैंने इतिहास को बच्चे बहुत सारी किताबों से पढ़ा है, लेकिन मेरी नज़र में स्टैंडर्ड बुक है जेएल मेहता। उन्होंने वृहत इतिहास लिखा है, उन्होंने सोर्सेज लिखे हैं कि ये चीज़ कहाँ से ली, कैसे ली। तो मुझे अपने लिए सबसे अच्छी किताब वो लगती है। जेएल मेहता जी ने जो इतिहास लिखा है, मुझे एक बेहतरीन देखेंगे ध्यान से। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश इसे गुलाम का गुलाम कहा गया। गुलाम का गुलाम क्यों? क्योंकि ये किसका गुलाम है इल्तुतमिश? ये ऐबक का गुलाम है। किसका गुलाम था ये? ऐबक का गुलाम था। और ऐबक किसका गुलाम था बताएं फटाफट से कमेंट सेक्शन में। तो आप कहेंगे गोरी का गुलाम था। तो गोरी का गुलाम ऐबक, और ऐबक का गुलाम है इल्तुतमिश। क्या बोलोगे? इल्तुतमिश। और इसकी जाति भी कौन सी है? इसकी जाति थी इलबरी जाति। कौन सी जाति का था? इलबरी जाति का। इसकी उपाधि है अमीर उल उमरा। ठीक है। इसके पिता का नाम था, इसके पिता का नाम है इलम खां, और इलम खां ने इसको बेच दिया था। इल्तुतमिश बहुत सुंदर था, इसको बेच दिया गया था। बेच दिया गया तो खरीदा किसने? ऐबक ने। राजधानी इसने दिल्ली बनाई, और ये फैक्ट है बहुत बड़ा। क्या बोलोगे? इसने राजधानी अपनी दिल्ली बनाई। इल्तुतमिश को दिल्ली में सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अब समझो, मुझे बताओ ऐबक ने अपनी राजधानी कहां रखी थी? आप कहेंगे भैया जी उसने अपनी राजधानी बनाई थी कहां पर? लाहौर में। और ये राजधानी को कहां लेकर के आया है? दिल्ली। तो दिल्ली सेंटर किसने बनाया? इल्तुतमिश ने। और ऐसे ही इल्तुतमिश नहीं बन गया एकदम से। इल्तुतमिश को पहले जिम्मेदारियां दी गई। सबसे पहली जिम्मेदारी इसको मिली थी आपका अलीगढ़ की। उसके बाद में इसको जिम्मेदारी मिली आपका ग्वालियर की, ग्वालियर एमपी में। बरन बुलंदशहर वालों तुम सुनो, फिर बरन बुलंदशहर का ये गवर्नर रहा, क्योंकि भाई अपने दास थे। फिर ये आगे बढ़ते गए तो इनको जिम्मेदारियां दी उन्होंने, भाई तुम इस क्षेत्र से पैसा उठा करके हमको दो, पैसा लेकर के आओ, यहां लेकर के आओ, हमको दो। ठीक है। तो दिक्कत? बहुत बढ़िया। ग्वालियर वरण, वरण के बाद में इसको बदायूं का गवर्नर बनाया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इल्तुतमिश कहां का गवर्नर था? तो यूपी में पड़ता है बदायूं। बदायूं वाले जानते होंगे, या यूपी वाले जानते? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोलोगे? कहां का गवर्नर था ये? बदायूं का गवर्नर था, ये याद रख। तो इसको दिल्ली का वास्तविक संस्थापक क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि अब से पहले किसी ने दिल्ली को केंद्र नहीं बनाया। इससे पहले ऐबक था,
भाई कासिम ने कोई सेंटर बनाया नहीं, गजनवी ने कोई सेंटर बनाया नहीं, ठीक है। फिर आता है आपका गोरी, गोरी ने सेंटर कोई बनाया नहीं। ऐबक ने सेंटर बनाया लाहौर, तो दिल्ली कोई नहीं है। दिल्ली का वास्तविक संस्थापक किसको कहेंगे? बोलो भाई फटाफट से। अब इसने दिल्ली को राजधानी इसीलिए चुन लिया अपनी, क्योंकि अब क्या था प्यारे बच्चे, ये समझने की बात है, इसके भी कारण है। अब तक ये लोग कहाँ करते थे कि भाई इन लोगों को वापस, अब तक जो लुटेरे थे लौटना होता था वापस गजनी। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा था, धीरे धीरे इस्लामिक स्थिति इधर सुदृढ़ होने लगी, मजबूत होने लगी। तो अब इन लोगों को आशा हो गई कि भाई हमको वापस जाने की जरूरत नहीं है, अब क्योंकि स्थापना भी हो चुकी है। तो अब एक ऐसी जगह चुननी थी, लाहौर तो इधर पड़ रहा था पाकिस्तान के इधर वाले बॉर्डर पर, तो अब इनको एक ऐसी जगह चुननी थी जहां से भारत को लीड किया जा सके। तो इन्होंने सेंट्रल में क्या चुन लिया, इल्तुतमिश बहुत बुद्धिमान व्यक्ति चुन लिया, किसको? दिल्ली को। ध्यान से देखना, इल्तुतमिश ने एकता प्रथा चलाई। अब मुझे फटाफट से बोलो, नॉर्थ इंडिया में एकता किसने चलाया था? मोहम्मद गोरी ने। लेकिन उत्तर भारत ना पूछ करके ये पूछे एकता प्रथा किसने चलाई? इल्तुतमिश ने। एकता आप जानते हैं, जमीन का टुकड़ा दिया जाता था। इसमें टुकड़े से मतलब ऐसा नहीं है इतना सा टुकड़ा, जमीन दी जाती थी सैनिकों के हिसाब से कि भाई वो अपने परिवार का पेट पाल पाए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आशाक धाकड़ जी बहुत बढ़िया, श्रीकेश गुजर बहुत शानदार, वेरी गुड। आकाश कुमार, चलो भाई। क्या भैया अलीगढ़ का पहले नाम भी अलीगढ़ था? नहीं, पहले उसको जब इन लोगों ने आक्रमण किया तब अलीगढ़ को कोइल कहते थे। कोइल, कै ओ इल है, कोइल। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, बहुत शानदार। देखेंगे ध्यान से, तुर्क ए चहलगानी 40 सरदारों का गठन किया गया और इसके आसपास पूरी दिल्ली सल्तनत घूमेगी। 40 सरदार अपने दिमाग में लाना। इल्तुतमिश ने सोचा कि भाई मैं गद्दी पर रहूंगा तो जगह जगह विरोध भी होंगे मेरे, तो उस विरोध को कैसे दबाया जाए। तो उसने देखा कि जो जो, ऐसे बोलते हैं ना, मोहल्ले में एक दादा है, उसने एक दादा को पकड़ लिया, बोले ये दादा मेरी तरफ है। अच्छा, ये यहाँ का डॉन है, छोटा डॉन, ये बीच का डॉन है, बड़ा डॉन है। मतलब उन सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया, उनको पैसे दिए, शक्तियां दी, बोले हम लोग मिल करके चलाएंगे और तुम लोग मेरा सहायता करना, हम लोग इस दिल्ली को चलाएंगे। तो इसको बोलते थे तुर्क ए चहलगानी, 40 सरदार, जो दरअसल में एक दास ही थे। कभी कभी ना कभी ये लोग दास थे, और ये लोग दास थे किसके? ऐबक के या गोरी के। तो इनको इसने इकट्ठा कर लिया, आगरा में न्याय का घंटा लगवाया। इन्हीं 40 सरदारों पर घूमेगी दिल्ली सल्तनत। जिसको ये बोलेंगे गद्दी पे बैठ, वो गद्दी पे बैठेगा, जिसको ये बोलेंगे गद्दी से हट, वो गद्दी से हट जाएगा। ठीक है। तो तुर्क चहलगानी, ऐसे 40 लोग इसे दिखे जिनका प्रभाव उस समय था। अब जैसे एक प्यारे बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है जी 40 ही क्यों चुने? क्योंकि 40 लोगों का उस समय प्रभाव था। अब चुनने को 100 लोगों को चुन लेता, ये कोई क्वेश्चन नहीं है आपका। ठीक है। न्याय का घंटा, देखो कई बार हम पूछते हैं जहांगीर के लिए, क्वेश्चन भी बनता है न्याय की जंजीर। जहांगीर क्या बोलोगे? न्याय की जंजीर। न्याय की जंजीर किसने लगवाई? वो जहांगीर ने लगवाई। ठीक है। लेकिन न्याय का घंटा किसने लगवाया? वो लगवाया आपका इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश के समय का इतिहास हम कैसे पढ़ते हैं? उसको लिखा गया है तारीख ए फिरोजशाही में, और किसने लिखा है? बर्नी ने लिखा है। खलीफा से खिलअत प्राप्त करने वाला ये पहला सुल्तान था। फिर से वही प्रश्न, खलीफा कौन था? खलीफा, मैंने आपको बताया कि खलीफा इस्लामिक जगत की सबसे बड़ी शक्ति माना गया, बगदाद में बैठता था। उसने जो आदेश पारित कर दिया वो इस्लाम जगत के लिए सबसे बड़ा आदेश होता था। और ये जो लोग इस्लाम का प्रचार प्रसार कर रहे थे, कहीं भी दुनिया में जाकर के जीत रहे थे, उनको खलीफा शाबाशी देता था। तो ऐसी ही शाबाशी मिली किसको? खलीफा से खिलत प्राप्त करने वाला पहला सुल्तान कौन बना? वो बना इल्तुतमिश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस परीक्षा में पूछा गया आपका 2020 में ही, कि खलीफा से खिलत प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? तो कौन है? इल्तुतमिश। ठीक है। कोई परेशानी इस बात में? न्याय का घंटा समझ सकते हैं आप, कि मतलब घंटा लगवा दिया, बोले इस घंटे को आकर के कोई भी बजाएगा उसकी बात सुनी जाएगी। समझे? बहुत बढ़िया। नंदलाल साहनी, न्याय का घंटा कौन सी धातु? अबे भैया यार
अच्छा, तुम्हें ये पता तुम किस धातु के बने हुए हो? तुमने सोचा है कभी तुम कौन सी धातु के बने हुए हो? खिलत क्या होता था? खिलत एक प्रोक्लेम लेटर होता था, प्रशंसा पत्र होता था। तो दिक्कत, अब बात आती है कि मुझे बताएं कि जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा था तो इल्तुतमिश से पहले कौन था? ऐबक। ऐबक को साम्राज्य किसने सौंपा था? गोरी ने। गोरी ने ही तो कहा था इसको भी दिल्ली, गोरी ने कहा ऐबक से कि दिल्ली और लाहौर तुझे मिलेंगे, तो दिल्ली और लाहौर इसको गोरी ने ही तो दिए। और बाकी लोग कौन कौन थे? एक था यलदौज, नाम बोलो फटाफट से सोचें या कॉपी नोट्स में देखें। यलदौज, एक था कुबाचा, कुबाचा, एक था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी की तो मौत हो गई थी 1206 में, तो वो तो इस समय मौजूद नहीं है बख्तियार खिलजी। यलदौज और कुबाचा ने देखा यार ऐबक मर चुका है, तो इस इल्तुतमिश जो एक दास है, छोटे रैंक का आदमी है, वो क्यों रहेगा? तो इनके अंदर तड़प हुई होगी दिल्ली के लिए या नहीं? तो इसी तड़प में आपका यलदौज आकर के भिड़ गया इल्तुतमिश से। यलदौज 1215 एडी में, इसी को बोलते हैं तराइन का तीसरा युद्ध। पहला 1191 गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान जी, 1192 गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान जी। तराइन तीसरा हुआ है इल्तुतमिश और यलदौज के बीच में। क्या बोलोगे? यलदौज को इल्तुतमिश ने हरा दिया, यानी यलदौज क्या हो चुका है? हार चुका है। इसको बंदी बनाया और बदायूं में इसका गला काटा गया, बदायूं में हत्या की गई इसकी। क्या कर दी गई? इसकी हत्या। अब देखना ध्यान से, ये दरअसल में टारगेट था इसका लाहौर। अब यलदौज की तो हत्या हो गई, इल्तुतमिश भी वहां से दिल्ली आ गया लाहौर से। बोले अभी तो गर्दन कटी है, 21 को ला करके बदायूं काटा इन लोगों ने। अब ये मूर्ख, इसको पता अभी अभी यलदौज को मारा गया है, ये कुबाचा लाहौर पर आक्रमण कर देता है। कहता है कि इल्तुतमिश तो दिल्ली जा चुका है ना, अब मैं इसको कब्जा लेता हूं। अब की बार इसको कुबाचा के पीछे जब सेना लगी तो ये कुबाचा भाग गया फिर सिंध। तो कहते हैं कि इल्तुतमिश के लिए दो बड़े खतरे थे उस समय के, कुबाचा और यलदौज, उन पर उसने काबू पा लिया। तो दिक्कत, इसी समय पर इसने मुद्रा चलाई। जीतल किस धातु की बनी हुई थी? तांबे की। टंका किस धातु की बनी हुई थी? चांदी की। बहुत पूछा जाता है टंका नामक मुद्रा किसने जारी की थी? इल्तुतमिश ने। और सिक्कों का वजन जो है वो ग्रेन में मापा जाता है, और उस समय इनके सिक्कों का वजन था ठीक है, कितना था इनका? 175 ग्रेन। बहुत बढ़िया। बोलेंगे एक बार सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में, कितने ग्राम का था? सॉरी, कितने ग्रेन का था? बहुत बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार। इल्तुतमिश के समय 1221 में मंगोलों का आक्रमण हुआ। नेतृत्व था चंगेज खां। एक बच्चे ने पूछा था आज क्लास में स्टेटिक की में, कह रहा था कि क्या चंगेज खान ने 2 करोड़ लोगों को जान से मार दिया था? देखना ध्यान से, बोलेंगे भाई फटाफट से। भैया ग्रेन और ग्राम बताए। 1 ग्राम में लगभग प्यारे बच्चे 15 ग्रेन होते हैं। बड़े सिक्के थे ये काफी। बहुत बढ़िया। तिमुचिन। अब ये समझो मंगोल कौन लोग हैं? मंगोल कौन लोग थे? मंगोलिया पड़ता है मध्य एशिया में, यानी आप देखें ध्यान से, ये भारत था, ये अखंड भारत यहां तक था, तो ये भारत और चीन वाला ऊपर का जो हिस्सा था, यहां से आए मंगोल लोग। ये मंगोल लोग दरअसल में क्या मुस्लिम ही थे? तो इस समय तक मुसलमान नहीं थे। पहली बात, इस समय तक ये मुसलमान नहीं थे, इस समय तक ये थे समानिष्ठवादी। अब आप कहेंगे भैया ये समानिष्ठवादी कौन होते हैं? तो समानिष्ठवादी दरअसल में लोग थे कौन आपके? समानिष्ठवादी उनको कहते हैं जो बौद्ध धर्म से विकृत हो गए थे, मतलब बौद्ध धर्म की शिक्षा दी महात्मा बुद्ध ने। जो लोग बौद्ध धर्म से अहिंसा के उस मार्ग को छोड़ करके कातिल बन गए,
उन लोगों को बोलते समानिष्ठवादी। और इल्तुतमिश के समय 1221 में इन्होंने ही आक्रमण किया चंगेज खान। और चंगेज खान को दोस्त कहा जाता है। दुनिया में सिकंदर से भी ज्यादा तबाही किसी ने मचाई तो वो चंगेज खान था। याद रख लेना तुम, एक तैमूर लंग और चंगेज खान, इन्हीं की आने वाली औलादों में से एक होगा बाबर। कहते हैं कि जिधर चंगेज खान की सीमा चली जाए वहां लाशों के ढेर बिछ जाए। और उसका टारगेट होता था दिन में 50,000 कत्ल, 1 लाख कत्ल। आज 80,000 आदमियों को मार दिया। मतलब लूटपाट करते थे, भयंकर दासों को लेके जाते थे, बाजारों में बेचते थे। उद्देश्य था इनका कि दुनिया में हर जगह हम जाकर के रक्त रंजित माहौल कर देंगे, लाल जमीन कर देंगे और सब कुछ हमारा होगा। अब ऐसा ही टारगेट बना इल्तुतमिश के समय, किसने? तिमुचिन ने बनाया कि हम अब युद्ध करेंगे। इसके कारण थे बहुत सारे। दरअसल में याद रख लेना, एक जगह पड़ती है ख्वारिज्म, मैं आपको बता देता हूं जरा। एक जगह पड़ती है ख्वारिज्म। आप कैसे समझेंगे ख्वारिज्म? आज तो है नहीं है। तो आज की अगर हम बात करें, जो स्थान जगह है, यानी उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। एक बार थम्स अप करें, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जानते हैं मैप में कहां पर है? नहीं जानते हैं तो जाने जरूर। मैंने आपको कहा है आपको विश्व के नक्शे का ध्यान होना चाहिए। तो ख्वारिज्म का एक शासक था, बहुत महान शासक था। यहां पर एक शासक हुआ है आपका मोहम्मद नाम से, अलाउद्दीन मोहम्मद नाम था दरअसल में। अब मोहम्मद हारा था मंगोलों से। किनसे हारा था? मंगोलों से हारा। अब जब ये मंगोलों से हारा तो ये तो भाग गया कैस्पियन सागर की तरफ। इसका पुत्र है, मोहम्मद का बेटा था, मोहम्मद का पुत्र है जलालुद्दीन मनकबरनी। क्या नाम है इसका पुत्र का? समझना कितना इंटेलिजेंट अलाउद्दीन। इस अलाउद्दीन का जो बेटा, अलाउद्दीन मोहम्मद का बेटा है जलालुद्दीन मनकबरनी, कितना चालाक निकलने की कोशिश करता है लेकिन इसकी चालाकी फेल होती है। जलालुद्दीन मनकबरी भाग के आता है भारत की तरफ। इस समय भारत में कौन है? भारत में कौन है इस समय? इल्तुतमिश है। तो ये इल्तुतमिश मतलब ये सिंध के पास आ जाता है और सिंध में कुछ समय पर इसने अपना कब्जा भी बनाए रखा था। यलदौज मारा गया है, जिंदा कौन बचा हुआ है? कुबाचा। समझना तुम मेरी बात को, ये जिंदा है अभी, अभी हम जिंदा हैं। तो जलालुद्दीन मकबरनी भाग करके आ रहा है भारत, इधर से आपका मध्य एशिया से, इधर से। इल्तुतमिश के पास एक दूत भेजता है, बोला कि जाकर के इल्तुतमिश से बोलो मेरी मदद करें। इल्तुतमिश के पास दूत आया, उसने बताया जी मनकबरनी ऐसे ऐसे महान शासक ख्वारिज्म के तुमसे मदद मांगते हैं और तुम्हारे आगे वो अपना क्या बोलते हैं हाथ फैला करके उनकी जीवन रक्षा किए एक वचन भी मांगते हैं। उसने कहा भाई तू कौन है, ये क्यों मांग रहा मदद? अगर वो महान है तो मदद क्यों मांग रहा है? उसे पता चला उसके पीछे एक ऐसा व्यक्ति लगा हुआ है, मंगोल उसके पीछे आ रहे हैं। मंगोलों के नाम से बड़ा भय होता था सबके अंदर। अब उसने सोचा बेटा आफत है पीछे पीछे, इसको शरण दे दी तो पीछे वाली एक आफत और आएगी। इसको जानते ही नहीं ये कैसा है, कभी कल को ये धोखा दे दे। ये जो दूत आया था इसका ही गला काट दिया और इसको संदेश भिजवाया मनकबरनी को कि भैया यहां पर कोई जगह तुम्हारे लिए नहीं है। तो कहते हैं कि आने वाले इस खतरे को इल्तुतमिश ने टाल दिया और मंगोल आक्रमण से भारत को बचा लिया। अब इसको जगह तो चाहिए थी मलकबरनी को, तो मनकबरनी फिर इससे युद्ध कर देता है कुबाचा से। तो ये दोनों आपस में लड़ गए हैं, ये दोनों आपस में लड़ गए। वेरी गुड, बहुत शानदार धर्मपाल जी, बहुत थैंक यू, टू मच थैंक यू। इतनी बात में समझ गए? तो ये कहने की बात है कि मंगोल आक्रमण हुआ था लेकिन उसको इल्तुतमिश ने टाल दिया। मकबरा शैली का जनक किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को। मकबरा मतलब जैसे हमारे यहाँ प्यारे बच्चे समाधि होती है हिंदू धर्म में, तो मुस्लिम धर्म में क्या होता है? मकबरा। मकबरे पहले नहीं होते थे। ये जो मकबरे का डिजाइन किया गया, ये किया गया किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। और इसने बनवाया सुल्तानगढ़ी का मकबरा, और ये भारत का पहला मकबरा है। कई बार पूछा चुका है कंपटीशन में, पहला मकबरा कौन सा है? तो क्या बोलोगे? सुल्तान बड़ी का मकबरा, ये दिल्ली में है।
इल्तुतमिश अपने बड़े बेटे महमूद से बहुत प्यार करता था। महमूद यानी नसीरुद्दीन महमूद की याद में इसने इसको बनवाया था। ठीक है, ये बात याद रख। दरअसल में हुआ क्या था, नसरुद्दीन महमूद ये मर गया था 1229 में, ये बात समझे। जब इल्तुतमिश दिल्ली पर कंट्रोल कर रहा था तो उसी समय बंगाल और बिहार वाला जो इलाका था, बंगाल और बिहार वाला जो इलाका था, उसमें लोगों ने सोचा खुद को फ्री कर लेते हैं, खुद को मुक्त कर लेते हैं। तो इस वाले क्षेत्र में उन लोगों ने क्या किया कि खुद को बोले कि हम स्वतंत्र हैं। क्या बोले? हम स्वतंत्र हैं। याद रख लेना, इल्तुतमिश की जो बंगाल और बिहार विजय हुई थी, इल्तुतमिश बंगाल और बिहार विजय, बंगाल और बिहार विजय इल्तुतमिश ने कब की? और अभी एक क्वेश्चन पूछा गया, वो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा हूं। ये हुई थी बच्चा 1225 से 26 के बीच में। और यहां पर जो सूबेदार बनाया गया था, उसको बनाया गया था अलाउद्दीन जानी को। अलाउद्दीन जानी को। यह भी क्वेश्चन आपका CHSL में पिछले वाले में पूछा गया था। ठीक है, कि इल्तुतमिश ने बंगाल और बिहार का सूबेदार किसे नियुक्त किया था। ये दो क्वेश्चन आए थे इस बार सूबेदार से। एक पूछा गया था आपका अलाउद्दीन खिलजी से। तो दिक्कत, तो किसको नियुक्त किया था? अलाउद्दीन जानी को, क्योंकि यहां पर विद्रोह किया था गियासुद्दीन ने। अब जैसे ही यहां पर सेनाएं आई आपका इल्तुतमिश की, तो इसने एकदम से सरेंडर कर दिया। बोलो बाबूजी मैं तो आपके ही आदमी हूं, मुझसे गलती हुई, मेरी गलतियों के लिए मुझको क्षमा करें। इल्तुतमिश वापस चला गया दिल्ली। फिर इसने नालायकी कर दी, नालायकी करके बोला मैं तो नहीं मानता शर्तों को। तब इसने अपना बेटा भेजा था जिसका नाम है, जिसके लिए मकबरा बनाए, नसरुद्दीन महमूद को। बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा था इसका। तो यहां आकर के जब उसने आक्रमण किया है, और इसके बाद में ही वो बेचारा गंभीर रूप से बीमार हो गया और एक कम उम्र में उसकी मृत्यु हो गई नसरुद्दीन महमूद की। कहते हैं उसकी ही मृत्यु फिर बाद में इल्तुतमिश को भी ले डूबी। तो दिक्कत, तो आज तक की क्लास में हम कहां तक पढ़ रहे थे? इल्तुतमिश के बारे में पढ़ रहे थे। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए इल्तुतमिश के बारे में। कोई दिक्कत बच्चा? एक बार बोलेंगे। और कल फिर हम यहीं से आगे पढ़ना शुरू करेंगे। और कल हमको गुलाम वंश ये सारा खत्म करना है। धीरे धीरे आप इतिहास के बारे में सब कुछ जानते रहेंगे। तो बताते रहें क्लास आपको कैसी लगती है। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी लगती है। और अच्छी अगर नहीं लगती है तो मेरे भाई बीच से मत पढ़ना, शुरू से पढ़ते रहना। थोड़ी सी भी समझ होगी छठी क्लास के बच्चे की, और कंपटीशन पास करने वाला दिमाग होगा थोड़ा सा भी, तो मजा आएगा, लगेगा कुछ जान रहे हो। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। और धीरे धीरे जब स्टैटिक खत्म हो जाएगी तो इसको 2 घंटे करेंगे, और इतिहास के लिए 2 घंटे में मजा आएगा, एक स्टोरी बन पाएगी। ख्याल रखिए, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। थैंक यू।